एक पिता कहते थे नौकरी ढूंढो, तो दूसरे कहते थे मालिक बनो। और बस यही एक छोटा सा फर्क उनकी पूरी जिंदगी की फाइनेंशियल कहानी तय कर देता है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की उस जबरदस्त किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। तो चलिए इसके सबसे जरूरी सबकों को समझना शुरू करते हैं। इस किताब का जो पूरा आइडिया है ना, वो लेखक के दो पिताओं के इर्द गिर्द घूमता है। इनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। तो आज हम 5 जरूरी बातों को समझेंगे। सबसे पहले दोनों डैड्स की अलग अलग सोच, फिर पैसे का वो पहला सबक जो सबको सीखना चाहिए, उसके बाद संपत्ति और देनदारियों के बीच का असली फर्क क्या है, फिर देखेंगे कि अमीर लोग आखिर अपना पैसा बनाते कैसे हैं, और आखिर में ये समझेंगे कि पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करना क्यों जरूरी है। तो चलिए सबसे पहली और बुनियादी बात से शुरू करते हैं। देखिए, अमीर और गरीब के बीच का जो असली फर्क है ना, वो उनके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उनकी सोच से शुरू होता है। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से एक माइंडसेट का खेल है। और यही कॉन्ट्रास्ट इस किताब की जान है। रॉबर्ट के जो असली पिता थे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, लेकिन जिंदगी भर पैसों के लिए जूझते रहे। और वहीं उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, उन्होंने स्कूल भी पूरा नहीं किया, लेकिन वो बहुत अमीर बने। अब आता है पहला और शायद सबसे हैरान करने वाला सबक, जो हमारी नौकरी और इनकम को लेकर बनी बनाई सोच को सीधी चुनौती देता है। ये गधे और गाजर वाली मिसाल एकदम सटीक बैठती है। ये दिखाती है कि कैसे ज्यादातर लोग बस एक सैलरी चेक के लालच में जिंदगी भर भागते रहते हैं, लेकिन असल में उस फाइनेंशियल आजादी तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। रिच डैड इसी को रैट रेस कहते हैं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल जाल है। होता क्या है, पैसा न होने का डर लोगों से नौकरी करवाता है, और जब पैसा आता है तो लालच उनसे ज्यादा खर्च करवाता है, और बस कमाने और खर्च करने का ये चक्र जिंदगी भर चलता रहता है। रॉबर्ट ने ये सबक बचपन में ही सीख लिया था। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर पुरानी कॉमिक्स किराए पर देने का एक सिस्टम बना लिया। अब देखिए, पैसा उनके लिए काम कर रहा था, उन्हें खुद वहां मौजूद रहने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हर हफ्ते कमाई हो रही थी। यही है पैसिव इनकम की ताकत, जब आपका बनाया हुआ सिस्टम आपके लिए पैसा कमाता है। चलिए अब आते हैं इस किताब के सबसे जरूरी सबक पर। यह एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन गहरा नियम है, जो एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी देनदारियों के बीच का फर्क बताता है। रिच डैड की परिभाषा कमाल की है, एकदम सीधी और सिंपल। अगर कोई भी चीज जेब में पैसा डाल रही है तो वो एक एसेट है, यानी संपत्ति। बस इतना ही, चाहे वो किराए से आने वाला पैसा हो, स्टॉक डिविडेंड हो, या किसी बिजनेस का प्रॉफिट। और ठीक इसका उल्टा, अगर कोई चीज जेब से पैसा निकाल रही है तो वो एक देनदारी है, यानी लायबिलिटी, जैसे कार लोन की किश्तें, घर का मॉर्गेज या क्रेडिट कार्ड का बिल। ये फर्क सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसी को समझने में गलती कर जाते हैं। अच्छा, अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखते हैं। ये कैश फ्लो के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक गरीब इंसान की इनकम सीधे खर्चों में चली जाती है, कुछ नहीं बचता। मिडिल क्लास इनकम तो कमाता है, लेकिन उसे घर या कार जैसी देनदारियों पर खर्च कर देता है, जो जेब से और पैसा निकालती हैं। और बस यही लोग रैट रेस में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग अपनी इनकम का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने में करते हैं, और फिर वो संपत्ति उनके लिए और इनकम बनाती है। यही असली खेल है। और यहीं पर होती है सबसे बड़ी गलतफहमी। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन रिच डैड के हिसाब से अगर वो घर लगातार जेब से पैसा निकाल रहा है, मतलब लोन, टैक्स, मेंटेनेंस के नाम पर, तो वो आपकी सबसे बड़ी देनदारी है, संपत्ति नहीं। अब आते हैं एक और बड़े आइडिया पर कि अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं हैं, वो पैसा बनाते हैं। मतलब वो इसे ज्ञान और हिम्मत भरे फैसलों से एक तरह से आविष्कार करते हैं। ये कहानी तो कमाल की है। रे क्रोक कहते थे कि उनका पेशा हैमबर्गर बेचना था, लेकिन उनका असली बिजनेस वो जमीन थी जिस पर मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट बने थे।
अमीर लोग अपने काम के साथ साथ अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर भी पूरा ध्यान देते हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि माहिर निवेशक सिर्फ बने बनाए निवेश नहीं खरीदते, वो अपने सौदे खुद बनाते हैं। और इसके लिए 3 खास स्किल्स चाहिए। पहला, उन मौकों को पहचानना जो दूसरों को नहीं दिखते। दूसरा, नए नए तरीकों से पैसा जुटाना। और तीसरा, अपने से ज्यादा होशियार लोगों को अपने साथ जोड़ना। ये एक असल जिंदगी का किस्सा है कि कैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पैसा बनाया जा सकता है। रॉबर्ट ने एक मौका देखा, एक सौदा किया और बिना अपनी जेब से एक भी पैसा लगाए एक संपत्ति बना ली। और अब आते हैं आखिरी सबक पर। यह सबक इस बात पर जोर देता है कि करियर की शुरुआत में कमाई से ज्यादा सीखने को अहमियत देनी चाहिए। ये जो किस्सा है ना, ये बात को एकदम साफ कर देता है। सिर्फ अपने काम में माहिर होना काफी नहीं है। अगर आर्थिक रूप से सफल होना है तो बेचने की कला, लोगों से बात करने की कला और मार्केटिंग जैसे स्किल्स भी उतने ही जरूरी है। यहां दोनों पिताओं की सोच का फर्क एक बार फिर सामने आता है। एक का फोकस था जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन पर, जबकि दूसरे का जोर था लंबे समय में दौलत बनाने के लिए अलग अलग तरह की स्किल सीखने पर। और आखिर में ये सारे सबक आकर इसी एक बात पर टिक जाते हैं। दौलत बनाने का सबसे बड़ा जरिया कोई स्टॉक, कोई प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि किसी की अपनी फाइनेंशियल समझ है। असली संपत्ति दिमाग में होती है। तो ये सारी बातचीत हमें एक अहम सवाल पे लाकर छोड़ देती है। किसी इंसान की असली संपत्ति क्या है? और वो इंसान असल में निवेश किस चीज में कर रहा है? संपत्ति बनाने में या फिर देनदारियां खरीदने में?